नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 11 प्रस्तावों को दी मंजूरी। राज्य की पहली योग नीति 2025 पर लगी मोहर। स्वास्थ्य, उद्योग और स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने से जुड़े फैसले भी लिए गए। बद्रीनाथ धाम में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का लिया जायजा। पुलिस जवानों को अतिथि देवो भव की भावना के साथ अलर्ट रहने के निर्देश। श्रद्धालुओं से लिया फीडबैक। और लोगों के जीने का आधार बन रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जरूरतमंदों को मिल रहा आर्थिक सहारा। समाज के हर वर्ग को मिल रहा वित्तीय सुरक्षा का भरोसा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का सबसे अहम फैसला राज्य की पहली योग नीति 2025 को मंजूरी देना रहा। इस नीति के तहत प्रदेश के 5 क्षेत्रों का योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे योग पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए का लोन देने का निर्णय लिया है, जिससे अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पतालों को लंबित भुगतान किया जा सकेगा। योग को बढ़ावा देने के लिए यदि उन्होंने योग अनुदेशक रखे हैं 250 रुपए तक की प्रतिपूर्ति उक्त संस्थान को की जाएगी। इसके अलावा इसमें अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, वो हम पॉलिसी आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे। अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना चल रही है। इसमें आज ये हमारा जो विभाग है वहाँ पे इसमें काफ़ी बैकलॉग हो गया था और इसमें जो हमारे अस्पताल है या मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे पैसे देने में दिक्कत आ रही थी। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 75 करोड़ रुपए सरकार द्वारा एज ए लोन इन विभाग को दिया जाएगा, ताकि जो हमारे चिकित्सालय हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जा सके। इसके अलावा उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जो अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इस नीति के तहत उद्योगों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रदेश को भी औद्योगिक दृष्टिकोण से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। और अब ये नई नीति आज औद्योगिक विकास विभाग ने आज प्रस्तावित की थी, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। ये जो पॉलिसी है ये आगामी 5 साल के लिए प्रवृत्त रहेगी और इसमें जो भी आवेदन होंगे इसके लिए वो जो हमारा कैफ है उसके माध्यम से इसमें आवेदन होंगे। और इसमें मुख्यतः जो हमारे उद्योग लग सकते हैं उनको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है लार्ज इंडस्ट्री, उसको 50 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक की इंडस्ट्री लार्ज की कैटेगरी में आएगी। अल्ट्रा लार्ज की कैटेगरी में 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक। उसके अलावा मेगा में 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से ऊपर तक की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में संशोधन करते हुए मिथाइल अल्कोहल को विष पदार्थों की सूची में शामिल किया है। वहीं राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 और उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं। साथ ही उत्तराखंड निबंध लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है, जो अब 1978 की पुरानी नियमावली का स्थान लेगी। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में भी बदलाव करते हुए उसे अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए रहने और खाने की सस्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए भूमि राज्य सरकार देगी और निर्माण CSR फंड के माध्यम से कराया जाएगा। मुख्य मेडिकल कॉलेज है देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और उनके साथ में तीमारदार आते हैं। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ऐसे तीमारदारों को चूंकि यहाँ पे रहने खाने की काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि जैसे कि एम्स ऋषिकेश में और एम्स दिल्ली में व्यवस्था है, किसी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से सस्ती रहने और खाने की सुविधा देने के लिए इन 2 स्थानों पर तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी।
वहीं मंत्रिमंडल ने प्रोक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन का बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब 10 करोड़ रुपए तक के विभागीय कार्य स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराए जा सकेंगे। सभी श्रेणियों में स्थानीय ठेकेदारों के लिए काम करने की सीमा बढ़ाई गई है ताकि स्थानीय लोगों और उत्पादों को प्राथमिकता मिल सके। प्राप्ति नियमावली में परिवर्तन आज प्रस्तावित किए गए थे, जिस पर ऑनरेबल कैबिनेट ने सहमति दे दी है। उसमें समय समय पर ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को काम मिले, वो स्थानीय लोगों का एम्पावरमेंट हो। इस पर ध्यान देते हुए स्वदेशी की भावना से हम लोगों को प्रोक्योरमेंट में प्राविधान होने चाहिए, ये उनके डायरेक्शंस थे। उसके चलते आज जो कैबिनेट में हम लोग ये विषय ले गए थे। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि पहले राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के मूल्य के जो कार्य है वो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को या स्थानीय पंजीकृत फर्म के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जो है ये सीमा बढ़ाते हुए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए करी हुई है। चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया। उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण कर भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने ड्यूटी पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनके अनुभव और समस्याएं जानी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में डटे रहने के लिए जवानों की सराहना की और उन्हें अतिथि देवो भव की भावना के साथ श्रद्धालुओं से व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने, भीड़ नियंत्रण की अग्रिम तैयारियों और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और तकनीकी निगरानी प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से सीधा संवाद कर यात्रा अनुभवों और व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। कुछ यात्रियों ने पुलिस व्यवस्था की सराहना की तो कुछ ने भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाने के सुझाव दिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बेसहारों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। यह योजना हजारों बेसहारा लोगों को जीवन देने का काम कर रही है। इसी के तहत चंपावत जिले की बाराकोट खोला सुनार निवासी जया वर्मा को भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। 14 अक्टूबर 2024 को जया वर्मा के पति दीपक वर्मा की मृत्यु हो गई थी। कम उम्र में ही पति की मृत्यु के बाद जया को जीवन यापन में दिक्कतें होनी शुरू हो गई थीं, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अब उनका सहारा बनेगी। भारतीय स्टेट बैंक बाराकोट के शाखा प्रबंधक रामकृष्ण प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना का शाखा द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बैंक में आने वाले सभी लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जब दीपक वर्मा के परिजन उनका खाता बंद करने आए तो उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई व उनके सभी जरूरी कागजात पूरे करने के बाद बैंक की ओर से उनकी पत्नी जया वर्मा को 2 लाख की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसी सरकारी योजनाएं समाज के हर वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। इंडिया का जो महत्वाकांक्षी योजना है पीएमजेजेवाई और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना को सर जो है हम प्रत्येक जन व्यक्तियों के बीच जो है उसको जो जानकारी देते हैं और डेली बेस पे, यानी डेली बेस पे हम सारे लोगों को बताते हैं और इसका क्या लाभ है और इसको कैसे बेनिफिट मिलती है उस संबंध में हम बताते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं। योजना का लाभ मिलने पर जया वर्मा व क्षेत्रीय जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व एसबीआई के अधिकारियों को इस प्रकार की योजना चलाने के लिए धन्यवाद दिया। स्थानीय निवासी नागेंद्र जोशी ने बताया कि जया वर्मा को पति की मृत्यु के उपरांत 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी गई है, जिससे उन्हें अपने भरण पोषण व बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के लाभ से बेसहारा लोगों को नया जीवन मिल रहा है। ग्राम सभा खोला सोनार निवासी जया को ग्रामीण जन जीवन ज्योति योजना के तहत 2 लाख रुपए की राहत राशि मिली है। यह योजना हमारे संपूर्ण क्षेत्र के लिए
बहुत लाभकारी हो रही है, वरदान साबित हुई है। जया जोशी एक विधवा महिला है, बहुत मुश्किल से वह अपना जीवन यापन कर रही थी। बच्ची को भरण पोषण के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब उन्हें भारतीय स्टेट बैंक से जीवन ज्योति योजना के तहत 2 लाख रुपए की राहत राशि मिली है, जिसे वह बहुत प्रसन्न है और उन्हें अपने जीवन यापन करने में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद मिलेगी। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।